नमस्कार। आज का विषय है घर की याद। इस पाठ के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी और कवि के जीवन परिचय के बारे में हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। यहाँ कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कारावास में हैं और सावन के महीने में बरसात होने के कारण कवि को अपने घर की याद सताने लगती है। पूरी रात बरसात होने के कारण कवि को अपने घर परिवार की एक एक बात याद करके बहुत दुख होता है और कहने का अभिप्राय यह है कि एक तरह बादलों से जल बरसता है और दूसरी तरफ बरसात देखकर कवि को अपने परिवार के लोगों की याद आने लगती है और याद सताने लगती है। तो उसमें कवि, हमने आपको बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि कवि ने अपने पिता को याद करके उनके गुणों की याद और उनकी दिनचर्या का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया था। हमने आपको बताया है कि कवि को अपने दुखों की अपेक्षा अपने पिता के दुख की अधिक चिंता है और सावन की झड़ी को देखकर संवेदनशील मन की भाव जो है वो धारा बहती चली जा रही है। भाव की धारा कवि की बहती चली जा रही है और वो सावन से कहते हैं, बरसात से कहते हैं, क्या कहते हैं कि पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। कह रहे हैं कवि कि पांचवा पुत्र पिता का मैं हूँ। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि कवि 4 भाई 4 बहनें, ऐसा बताते हुए कवि ने कहा है, ठीक है। तो 4 भाई उनके घर पर हैं और 5वें भाई कवि खुद हैं और अपने बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि पांचवा वह पुत्र उनका मैं हूँ, ठीक है, जिसने अपने पिता को दुख दिया है। अपने आप को कवि यहाँ अभागा कहते हैं कि मैं अभागा हूँ क्योंकि मेरे कारण ही मेरे पिताजी को दुख मिला है। पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहा करते थे, अर्थात मुझे चारों भाइयों से सबसे भाग्यशाली एवं सबसे प्रतिभावान पिताजी मानते थे और पिताजी सबसे अधिक प्यार भी मुझे करते थे। कह रहे हैं कवि यहाँ कि पिताजी चारों बेटों से पांचों भाइयों में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करते थे, बाकी चारों को इतना प्रेम नहीं करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे उन्हें लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। कह रहे हैं कवि कि पिताजी मुझे सबसे अधिक प्यार करते थे, लेकिन आज इस सावन के सुहावने मौसम में, बारिश के सुहावने मौसम में उन्होंने जब मुझे नहीं देखा होगा तो उन्हें अपने 4 अन्य बेटे हेठे लगे होंगे, मतलब वे अच्छे नहीं लगे होंगे, कपूत ही लगे होंगे। पिताजी मेरे अभाव में उन 4 बेटों को अपना प्यार नहीं दे पाए होंगे, ऐसा कवि कारावास में मान रहे हैं। जब पिताजी मेरे विषय में विचार कर भावुक हो उठे होंगे, यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ अभागा, बधा हुआ हूँ, मतलब जेल में बंद हूँ, मुझे पिताजी नहीं देखे होंगे तो मुझे याद करके पिताजी की आंखें नम हुई होंगी तो माँ उनको किस तरीके से समझाती होंगी, ऐसे आगे कवि कहते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वहाँ माँ ने उनको धैर्य बधाया होगा और माँ ने उन्हें धैर्य धारण कराते हुए कहा होगा, क्या कहा होगा कि आप उसको याद करके आंसू मत बहाइए, हमारा बेटा तो भवानी शुभ कार्य के लिए जेल गया है। और इन शब्दों ने पिताजी के दुख को बहुत कम कर दिया होगा, ऐसा कवि मान रहे हैं। माँ ने यह भी बताया होगा कि मैं उनकी इच्छा को समझ करके, ठीक है, उनके मनोभावों को समझ करके ही जेल में आया हूँ। कवि का मानना है कि उनके पिताजी की इच्छा थी कि स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हो रहा है उसमें भाग लीजिए और देश को स्वतंत्र कराइए। तो माँ इस तरीके से पिताजी को समझाई होगी कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है तो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो कवि का मानना है कि मेरी माँ ने जब समझाया होगा पिताजी को कि मतलब वो अच्छे काम के लिए गया है और आपका भी तो यही इच्छा था, आपकी इच्छा को समझ करके ही वह वहाँ गया है, ठीक है, आपको समझकर, आपकी इच्छा को समझकर और मेरे ममत्व को समझकर ही वह देश सेवा की ओर बढ़ा है, ठीक है। बेटे ने पिता की इच्छा को मानकर जेल जाना पसंद किया है, यह तो उसने ठीक काम ही किया है। उसने पिता की लीक मतलब परंपरा को, लीक देखिए यहाँ दिया है ना, लीक मतलब परंपरा को, पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो पिता की परंपरा को आगे बढ़ा करके एक अच्छा काम ही बेटे ने किया है, ऐसा माँ ने जब समझाया होगा तो पिताजी थोड़ा शांत हुए होंगे। क्या कहा होगा माँ ने, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। माँ ने कहा होगा हमारा बेटा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग अगर नहीं लेता
ठीक है। और जेल जाने से अगर वह पाँव पीछे हटा लेता या पीछे हट जाता तो वह मेरी कोख को लज्जित करता, अर्थात मुझे शर्मिंदा करता। माँ बाप के नाम को वह क्या करता, बट्टा लगाता। और इस तरीके से माँ समझा रही हैं कि वह जेल जाकर हमारे नाम को रोशन किया है। इस तरह से जब माँ ने पिताजी को समझाया होगा तो ताकि वो भावुक होकर रो ना पड़े, और यदि माँ ने इसलिए समझाया होगा कि यदि वो रो पड़ेंगे तो घर के जो और परिवार हैं, ठीक है, तो वो भी रो पड़ेंगे, ठीक है। अगर पिताजी भावुक होकर रो पड़ेंगे तो घर के जो अन्य सदस्य हैं वे भी रो पड़ेंगे। इसलिए माँ ने पिताजी को इस तरीके से समझाया होगा कि यदि आप रोएंगे तो घर के सभी प्राणी रोने लगे होंगे। माँ ने पिताजी से कहा होगा कि तुम दुखी और व्याकुल मत हो, मन दुखी हुआ तो सारा घर दुखी हो जाएगा, सारे लोग रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। कभी ऐसा एहसास करते हुए, महसूस करते हुए बारिश में सोच रहे हैं कि जब माँ ने ऐसा समझाया होगा तो पिताजी ने ऐसे कहा होगा कि नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ। ऐसा करते हुए उन्होंने कई तरह से अपना मन समझाया होगा। पता नहीं मन ही मन मेरे पिताजी ने कितना दुख सहा होगा मेरे लिए, दूसरों को दिखाने के लिए ऊपर से शांत बने रहे होंगे। उन्होंने कहा होगा कि मैं बिल्कुल भी अधीर नहीं हो रहा हूँ और दुख को सहने की उनमें अपार क्षमता है। अपने पिताजी के बारे में ऐसा कवि सोचते हुए कह रहे हैं, और कह रहे हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पूरे पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। कवि यहाँ सावन को संबोधित करते हुए, आवाहित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन। कवि कहते हैं कि हे सावन, तुम बरस रहे हो, तुम बरस लो, लेकिन ऐसा कुछ करो कि मेरे पिताजी को मेरी याद ना सताए और वे आंसू ना बहाएं, और वे पांचवें बेटे के लिए बिल्कुल भी ना तरसे, बिल्कुल भी मेरी याद उन्हें ना सताए। उनसे कहना, क्या कहना, कि मैं मज़े में हूँ, सही है। कवि यहाँ कह रहे हैं सावन से कि मेरे पिताजी से कहना कि मैं मज़े में हूँ, ठीक है। यह सही बात है कि मैं एकदम मज़े में हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, बस यही एक कारण है कि मैं घर पर नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब रस हैं। कवि यहाँ कह रहे हैं कि उनसे कहना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, सभी सुविधाएं मुझे उपलब्ध है, बस एक यही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ, और कोई दुख नहीं है मुझे, किंतु यह कमी सबसे बड़ी कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ। इसी कमी के कारण जेल में रहना अच्छा नहीं लगता, किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं होती, वहाँ की सभी सुविधाएं फीकी लगती हैं। ऐसा कवि कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीरे रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि यहाँ क्या कह रहे हैं, किंतु उनसे यह न कहना, अपने पिता से सावन को बता रहे हैं कि अपने पिता से जाकर के मेरे पिता से ये मत कहना, कि मतलब मेरे पिताजी के पास जब जाना तो मेरे दुखों का बयान नहीं करना, उन्हें यह कहना कि मैं यहाँ एकदम मस्त हूँ, ठीक है। और उनसे यह कहना कि उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें यह कहना कि मुझे केवल घर की कमी अनुभव होता है, या मैं केवल घर की याद करता हूँ, बाकी यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। और उन्हें धैर्य बढ़ाते हुए कहना कि मैं कविता लेखन में लगा रहता हूँ। उनसे कहना कि मैं नियमित रूप से अपना अध्ययन कार्य करता हूँ, पढ़ने में लिखने में मस्त हूँ। उन्हें यह कहकर तसल्ली देना कि मैं यहाँ बेकार और दुखी नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ सब कुछ या सारा दुख भुलाकर काम में हमेशा लगा रहता हूँ, मैं यहाँ ऐसे काम कर रहा हूँ जिससे मेरा नाम होगा, ठीक है। उनसे यह कहना कि काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि कह रहे हैं कि उनसे यह कहना कि मैं यहाँ ऐसा काम कर रहा हूँ कि जिससे मेरा बड़ा नाम होगा और मुझे यश की मतलब कीर्ति की प्राप्ति होगी, यहाँ के सभी लोग मुझे प्यार करते हैं, ऐसा उनसे कहना, इसलिए वे मेरे अभाव में दुखी ना हों। कवि अपने पिता के लिए इतना दुखी हैं और सावन से हर संदेशा इस प्रकार से देना चाहते हैं कि उनके पिता उनके लिए दुखी ना हो, ठीक है। ऐसा कवि सावन के माध्यम से संदेशा देना चाहते हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि यहाँ कवि कहते हैं सावन से कि हे सजीले हरे सावन, तुम जाकर के मेरे पिताजी से कहना कि मैं यहाँ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और मैं यहाँ
काटने में व्यस्त हूँ मैं, मतलब चरखा काटने में हमारा समय बीत जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता। यहाँ भी मेरा वजन 70 सेर मेरा, यहाँ भी मैं एकदम स्वस्थ हूँ। कैसे स्वस्थ हूँ कि यहाँ देखिए वजन 70 सेर मेरा, यहाँ भी मेरा वजन क्या है 70 सेर का है, और मैं यहाँ खाना भी खूब खूब खाता हूँ, ठीक है, और भोजन ढेर मेरा, और यहाँ मैं भोजन भी अधिक करता हूँ अर्थात रुचिपूर्वक करता हूँ, ठीक है, ठीक ठाक भोजन मुझे यहाँ मिलता है। मैं यहाँ खेलता हूँ, कूदता हूँ, खूब सुखपूर्वक मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। दुखों का सामना करने में मैं समर्थ हूँ, ऐसा मेरे पिताजी से कहना। मैं दुखों को धक्के मार कर दूर भगा देता हूँ। मैं उनसे डरता नहीं हूँ, बल्कि उनका दृढ़ता से सामना करता हूँ। हे सजीले हरे शामन, यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम मेरे पिताजी से जाकर के कहना, हे शामन तुम ऐसा कहना कि मेरे पिताजी मुझे याद ना करें और हमेशा वे दुखी ना हों। कवि यहाँ सावन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। यहाँ कवि कह रहे हैं हाय रे ऐसा न कहना। अब सावन से कह रहे हैं कि हे सजीले सावन तुम जा कर के कहीं हाय रे ऐसा ना, मतलब अपने दुखों को लंबी निश्वास छोड़ते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि हाय रे ऐसा ना कहना, हे सावन तुम मेरे दुखी पिता को मेरी वास्तविक मन स्थिति के विषय में कुछ भी जा कर के मत बताना। अगर तुम गए वहाँ और उन्हें मेरी सच्चाई बता दिए तो वे दुख से पागल हो जाएंगे, ठीक है। उन्हें जा कर के यह मत कहना कि मैं घर की याद में रात रात भर जागता हूँ, ठीक है। जैसा मेरे साथ बीत रहा है ऐसा तुम जा कर के उनसे कहीं कह न देना, ठीक है, कि मैं आदमियों से अलग रहकर अकेला ही अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे अकेले रहकर घर की याद करना अच्छा लगता है। हे सावन ऐसा जाकर के तुम मत कहना। पिताजी से यह मत कहना कि मैं यहाँ बहुत चुप रहता हूँ, यह भी मत कहना कि मैं इतना बदल गया हूँ कि स्वयं को पहचानना भी मुश्किल हो गया है उनके आगे। तुम कोई भी उल्टी पुल्टी बात उन्हें कोई शक न देना, कुछ जाकर वहाँ बक न देना, मतलब वहाँ जाकर के तुम मेरे पिता से कोई भी ऐसी बात न कह देना कि जिससे वे मुझे इस तरीके से याद करने लगे और दुखी हो जाएं, ठीक है। उनके सामने जाकर के तुम ऐसी कोई बात न कहना। यदि तुम उनको यहाँ की वास्तविकता के विषय में बता दोगे तो वे दुखी हो जाएंगे। कवि कहते हैं हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। यहाँ कवि सावन से कह रहे हैं हे हरे भरे सजीले सावन तुम मेरे पिताजी से जाकर के ऐसा कुछ मत कहना। और हे मेरे पवित्र पूर्ण कर्मों से प्राप्त सावन, तुम चाहे कितनी ही बरसात कर लो लेकिन ऐसी कोई भी बात पिताजी से जाकर के मत कहना कि वे दुखी होकर के वे ना बरसने लगे, अर्थात मेरे पिताजी मेरे याद में रोने ना लगे। पिताजी को ऐसा कुछ ना कहना जिससे वे अपने पांचवें बेटे से मिलने के लिए तरसने लगे। अब बच्चों हमने आपको पूरा पाठ भावार्थ मतलब पूरे पाठ का समझाया। यहाँ विशेष में देखिए, यहाँ विशेष में कवि जो हैं स्वतंत्रता आंदोलन में कवि भाग लेते हैं, और जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो भाषा शैली है, तो इनकी भाषा शैली, ठीक है, इनकी भाषा शैली सरल और सहज है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सहज और सादी भाषा को अपनाया है। उनकी भाषा में नाटकीय उतार चढ़ाव और प्रवाह के साथ साथ अर्थ की सहजता का भी मतलब वो है, क्या है, तालमेल बना हुआ है, सामंजस्य है। उन्होंने सरल सरस किंतु व्यंग्यमयी शैली को अपनाया है। उनकी भाषा की अन्य विशेषताएं रोचकता, भावात्मकता और चित्रात्मकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सन 1942 के दौरान कारावास में एकांत कक्ष में लिखी गई इस कविता में प्राकृतिक वातावरण का एकदम सजीव चित्रण हुआ है कि प्रकृति की निस्तब्धता का चित्रण पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ किया गया है। कवि ने कारावास के दौरान अनुभूत क्षणों के दुख को साकार करते हुए यहाँ अपने बातों को व्यक्त किया है और कहा है। कवि कारावास के एकाकी वातावरण में माँ बाप की मधुर यादों का हृदय स्पर्शी चित्रण यहाँ पूरे पाठ में किया गया है, हमने आपको बताया है। और देखिए कि कवि को अपने दुखों की अपेक्षा अपने पिता के दुख की अधिक चिंता होती है। संवेदनशील मन के द्वारा एक साथ अनेक बातों को सोचने का सुंदर चित्रण यहाँ पूरे पाठ में किया गया है। और कवि ने अपने अंतर्द्वंद का सजीव चित्रण किया है। वे दुखी होते हुए भी पिता को अपने दुख के अभाव
के बारे में नहीं बताना चाहते हैं। यहाँ कवि ने सावन के बादलों को संदेशवाहक बना करके और अपना संदेश अपने घर तक भेजने के लिए कहते हैं। और कवि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों का घर छोड़कर जेल में बंद होकर छटपटाने का यथार्थ चित्रण पूरी कविता में यहाँ किए हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने पिता को दुखी नहीं देखना चाहा है और दुखी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सावन का मानवीकरण पूरे पाठ में किया गया है। मुहावरों का भी यहाँ देखिए सुंदर प्रयोग है। तत्सम शब्दों के साथ साथ स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कविता छंदमुक्त काव्य है, खड़ी बोली को अपनाया गया है। हमने पहले भी बताया कि कविता की भाषा सरल और सहज है, ठीक है, और भावों के अनुरूप भाषा का यहाँ पूरे पाठ में अत्यंत ही सजीव प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना हमने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।